वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 12th चैप्टर और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 12.9 व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदा होता है इकोसिस्टम का, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हम ये जानते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम के डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे और सपोर्ट करते हैं बहुत से लाइफ प्रोसेसेस को। बायोटिक कंपोनेंट जैसे प्लांट, ये सनलाइट पे डिपेंडेंट है, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट है। बहुत से लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, इसके लिए प्लांट्स और एनिमल्स जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो ऑक्सीजन पे जो कि एबायोटिक कंपोनेंट है डिपेंड करते हैं। इंसान भी बेनिफिट करते हैं इकोसिस्टम से। अब आप पूछोगे ये कैसे, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो, जो फॉरेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, यानी फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई चीज़ ग्रो करना चाहो तो आसानी से ग्रो हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉरेस्ट से फूड मिल जाता है, फाइबर्स मिल जाता है जिससे आप धागे बना सकते हो, उससे फिर कपड़े बना सकते हो, जैसे कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, ये सब फॉरेस्ट से मिल जाता है। टिम्बर मिलता है, मतलब ऐसी लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन में या फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ होती है, वो आपको फॉरेस्ट से मिल जाएगा और फॉरेस्ट से आपको मेडिसिन मिल जाएगी। अब इसी तरह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो वाटर प्रोवाइड करता है और फूड प्रोवाइड करता है। बहुत से फूड है जो वाटर से मिलते हैं, जैसे लोग फिश खाते हैं तो फिश कहाँ रहती है, वाटर में। इकोसिस्टम्स ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। इसी के साथ साथ जो इकोसिस्टम है वो एस्थेटिक, मतलब देखो अगर कोई जगह है वो एकदम खाली मैदान हो, ना कोई पेड़ पौधे हो, ना कोई एनिमल्स हो, तो वो जगह बिल्कुल बेकार सी दिखेगी, कोई ब्यूटी नहीं होगी। वहीं ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं और भी एनिमल्स हैं, तो ये जो पूरा नज़ारा होगा वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, अच्छा होगा। तो इकोसिस्टम से एक तो ये होता है। दूसरा रिक्रिएशनल वैल्यू। रिक्रिएशनल मतलब ऐसी चीज़ें जो आदमी फ़न के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करता है। जैसे फॉरेस्ट एरिया में आप चले जाओ तो आप रिलैक्स होते हो कि नहीं, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा रहता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो। अब जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लो आप, लेक हो गया, रिवर हो गई, लोग उसमें स्विमिंग करते हैं। माउंटेनियस इकोसिस्टम है तो वहाँ लोग हाइकिंग करने जाते हैं। तो इस तरह से इकोसिस्टम इंजॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब ये जो इकोसिस्टम है वो बेनिफिट करता है और सपोर्ट करता है हमारी वेलबींग और शो करता है किस तरीके से नेचर और ह्यूमन आपस में कनेक्टेड हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें, फूड हो गया, फाइबर, टिम्बर, मेडिसिन, इसके लिए हम इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। इकोसिस्टम से हमको रिक्रिएशनल वैल्यू मिल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हुआ कि नहीं। हाउएवर व्हेन वी ओवर यूज और मिस यूज नेचुरल रिसोर्सेज वी डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। लेकिन जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज करते हैं, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो रिसोर्स है वो बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और आपने देखा कि अगर कोई एक चेंज होता है किसी इकोसिस्टम के अंदर तो उसकी वजह से और भी बहुत सारे चेंज आने लगते हैं और इस तरह से नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम नेचुरल रिसोर्स का मिस यूज़ करेंगे, जैसा इसको यूज़ करना चाहिए वैसा यूज़ नहीं कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मिस यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है, उसको आपने कट कर दिया कि चलो यहाँ पर हम खेती करेंगे, फार्मिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो आप रिसोर्स का गलत यूज कर रहे हो। वो जो जगह है, वो जो लैंड, उसका आप गलत यूज कर रहे हो, वो फॉरेस्ट के लिए ना कि आपकी खेती के लिए। तो ओवर यूज और मिस यूज नेचुरल रिसोर्स का, इससे नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ लेट अस लुक एट द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ थ्रेटनिंग इकोसिस्टम, द सुंदरबंस। तो अब चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं ऐसे इकोसिस्टम की जो अभी खतरे में है। तो वो इकोसिस्टम का नाम है सुंदरबंस। अब सुंदरबंस क्या है, तो ये एक फॉरेस्ट है जिसका कुछ पार्ट इंडिया के अंदर है और कुछ पार्ट बांग्लादेश के अंदर है। द सुंदरबंस हैव द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप पूछोगे ये मैंग्रोव क्या होते हैं, तो देखो मैंग्रोव एक तरह के ट्री या श्रब होते हैं, श्रब यानी झाड़ी, जो कि सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, यानी नमकीन पानी के अंदर ग्रो होते हैं। तो लेफ्ट साइड में फिगर दी है मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सुंदरबंस। तो देख सकते हो इन ट्रीज या श्रब की जो रूट्स है वो ऐसे पानी की तरफ है, इसका कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, बाकी जो पूरा ट्री या श्रब है वो ऊपर की तरफ है। और ये वाटर कैसा है, सॉल्टी है, सलाइन है, नमकीन है। अब नमकीन पानी कहाँ से आएगा, तो जो कोस्टल एरियाज है, वो एरियाज जो समुद्र के किनारे हैं, ओशन या सीज के किनारे हैं, तो ओशन और सीज का जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, तो वहाँ से ये वाटर आता है। तो इसी वजह से कोस्टल एरियाज के अराउंड जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, और उसी वजह से ये मैंग्रोव जो है वो ग्रो होते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो इसी सुंदरबंस में है, लोकेटेड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये सुंदरबन फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो एक सिंपल सा अगर डायग्राम में बनाओ, जैसे ये मान लो ये बांग्लादेश का रीजन है
और ये ऐसे गंगा नदी आ रही है जो बांग्लादेश के अंदर इंटर करती है, इसका नाम बदल जाता है, पद्मा हो जाता है। फिर इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा आती है और वो भी ऐसे बांग्लादेश के अंदर इंटर करती है और ये दोनों रिवर आपस में मिल जाती है। फिर ये नीचे की तरफ ये पूरा ओशन है, तो ये आके ऐसे डेल्टास बनाती है, मतलब ये रिवर ऐसे ऐसे थोड़ा सा फैल जाती है, बीच में लैंड का पोर्शन होता है। तो ये जो पूरा रीजन है जिसके अंदर बांग्लादेश आ गया और इंडिया का भी पोर्शन आ गया, तो यहाँ पर है सुंदरबन फॉरेस्ट। द सुंदरबंस फॉरेस्ट एंड रिवर्स आर होम टू वेरियस फ्लोरा एंड फौना, मेनी ऑफ विच आर इंडेंजर्ड। अब जो सुंदरबन फॉरेस्ट है और इसके अंदर से जो रिवर होके गुजरती है, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, यहाँ पर बहुत से फ्लोरा और फौना हमको देखने को मिलते हैं। फ्लोरा यानी जो प्लांट लाइफ है, अलग अलग तरीके के जो प्लांट होते हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं, और किसी जगह पर जो एनिमल लाइफ है, जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको हम फौना कहते हैं। तो जो सुंदरबंस फॉरेस्ट है और यहाँ से होके जाने वाली जो रिवर्स है, इसमें बहुत सारे फ्लोरा और फौना हमको देखने को मिलते हैं, यानी बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। बहुत से इसमें ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, यानी उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और अभी इतनी कम हो गई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा ये वहाँ से एकदम खत्म हो जाएंगे, उस जगह वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दिखेगा ही नहीं। द सुंदरबंस प्रोटेक्ट अस बाय स्लोइंग डाउन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेव्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। अब जो सुंदरबंस है वो हमको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि तेज हवा जो ओशन की तरफ से आ रही है या जो लहरें उठ रही हैं उसको ये रोक लेती हैं। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि अगर एकदम खुला मैदान है, वहां पर अगर हवा चलेगी तो उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, वो बहुत तेज चलेगी। लेकिन अगर ट्रीज होंगे तो विंड उससे टकराएगी और विंड की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। लहरों को भी ये रोक लेती है, तो जो पानी लैंड एरिया के अंदर घुस जाता और फ्लड कॉज करता वो नहीं होता। स्ट्रॉन्ग विंड से बचा लेती, जिसकी वजह से स्टॉर्म्स वगैरह तूफान नहीं आते। द ट्रीज ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब जो ट्रीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उस रीजन के अंदर या उसके आसपास के रीजन के अंदर ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई हो जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं, डिक्लेयर्ड द सुंदरबंस अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। अब इतनी इंपॉर्टेंस होने की वजह से जो यूनेस्को है उसने सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि एक तरह की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट एक ऐसी जगह होती है जिसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस होती है, तो ये जगह दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। हाउएवर द सुंदरबंस, जो कि फिगर में आपको ऊपर दिया है, आर अंडर अ सीरियस थ्रेट। लेकिन सुंदरबंस बड़े खतरे में है। क्यों खतरे में है? मैंग्रोव ट्रीज आर बीइंग कट फॉर फ्यूल वुड एंड फार्मिंग, क्योंकि ये जो मैंग्रोव ट्रीज हैं इनको फ्यूल वुड के लिए कि इसको काटेंगे, जलाएंगे, फ्यूल की तरह यूज करेंगे, और फार्मिंग के लिए कि काट के यहाँ पर खेती की जा रही है। इलीगल हंटिंग एंड ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ लिविंग देयर। इसी के साथ साथ जो इलीगल हंटिंग होती है, वहां जाके लोग शिकार करते हैं और जो फॉरेस्ट की रिसोर्स है उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से वहां की जो वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में आ गई है। एक तो उनका शिकार हो रहा है, दूसरा उनके लिए जो रिसोर्सेज है उसका हम लोग यूज कर ले रहे हैं, यानी ह्यूमंस यूज कर ले रहे हैं। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज इन रिवर्स और ऑल्सो डैमेजिंग द वाटर एंड हैबिटेट। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है या घरों से जो हमारे गंदा पानी निकलता है, जो सीवेज है, उसको अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा और ऐसे ही रिवर के अंदर मिल जा रही है, तो यही जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर है यही आके तो यहाँ पर मिल रही है। तो अगर हम रिवर को गंदा करेंगे तो वो गंदा पानी इस रीजन के अंदर भी आ जाएगा, और अगर वाटर गंदा हो जाएगा तो यहाँ पर जो मैंग्रोव ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट जो ग्रो हुए हैं वो भी खत्म होने लगेंगे। तो यहाँ का जो वाटर है और उसका जो हैबिटेट है वो डैमेज हो रहा है पोल्यूशन और सीवेज की वजह से। दीज ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब द नेचर वे इकोसिस्टम्स वर्क। देखो, नेचर बड़ी स्मार्ट है, अगर उसको आप डिस्टर्ब ना करो तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने से डील कर लेती है, सारा कुछ मैनेज करने के लिए उसके पास सिस्टम है। लेकिन जब इंसान इसके अंदर घुस जाता है और वो कुछ एक्टिविटी करने लगता है तो उसका जो नेचर का जो तरीका है इकोसिस्टम को चलाने का वो डिस्टर्ब हो जाता है और चीजें फिर बिगड़ जाती हैं। अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से और भी इकोसिस्टम पूरे इंडिया के अंदर है जो कि खतरे में है। प्रॉब्लम्स जैसा कि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को खत्म करना, पेड़ काट देना, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेज खत्म होने लग रहे हैं। द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। अब आप पूछोगे इन्वेजिव स्पीशीज क्या होते हैं? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे मान लो कोई बंदा आपके घर आया और वो रहने लगा, तो उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी। अब जैसे उसने एक रूम पे कब्जा कर लिया कि भैया ये रूम हमारा है, हम यहाँ पर रहेंगे। इसी तरीके से अब रहेगा तो खाना भी खाएगा। जो फूड आपकी फैमिली के लिए था अब उसमें से वो भी लेने लगा कि हमको भी खाना चाहिए। तो आपका जो घर था, आपका जो हैबिटेट था, उसके अंदर एक तरह का इन्वेजन हो गया कि नहीं? अब वो पता शोर कर रहा है, पार्टी कर रहा है,
अपने दोस्तों को बुला रहा है, आपको पढ़ना है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्या हुआ, एक बाहरी कोई आया और उसने आपका जो घर था, आपका जो हैबिटेट था, उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया। आपके रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, आपकी जगह का यूज कर रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जब कोई स्पीशीज किसी ऐसी जगह चली जाती है जहां पर वो स्पीशीज पाई नहीं जाती, तो एक तरह से वहां जाके इन्वेजन कर दिया उसने। अब वहां जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। जो फूड वहां के लोकल स्पीशीज के लिए अवेलेबल था, उसमें से इसको भी खाना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि पॉन्ड के लिए फिश कितना इंपॉर्टेंट है, पॉन्ड का जो हैबिटेट है उसमें फिश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपने क्या किया, एक दूसरे तरीके की फिश जो उस पॉन्ड में नहीं पाई जाती ले आके डाल दिया। अब वो जो फिश आप डाल रहे हो वो क्या कर रही है, जो वहां पर पहले से प्रेजेंट फिश है उसको खा रही है। यानी वो जो फिश आपने डाली वो इंसेक्ट वगैरह नहीं खाती, वो कहीं हम तो मछली खाएंगे। अब उसने वहां की मछली खाना शुरू कर दिया। वहां की जब फिश खाने लगेगी तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कुछ ऐसी स्पीशीज है जो अपने साथ बीमारी लाती है, खुद तो बीमार है, वहां जाके बीमारी फैला दिया। तो कई तरीके से ये जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं, जो कहीं बाहर से आती, दूसरे हैबिटेट से आती, वहां की नहीं है लेकिन किसी दूसरे हैबिटेट में जाके वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अनसस्टेनेबल लैंड यूज। अनसस्टेनेबल लैंड यूज का मतलब ये है कि लैंड का इस तरह से इस्तेमाल करना कि लैंड डैमेज हो जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए और लंबे समय तक उस लैंड को आप यूज ना कर पाओ। यानी अभी यूज कर रहे हो, गलत तरीके से उसका यूज कर रहे हो, धीरे धीरे वो लैंड खराब होती जा रही है और फिर जैसे अभी अच्छे से यूज कर पा रहे हो, बाद में वैसे आप यूज नहीं कर पा रहे हो। तो ये होता है अनसस्टेनेबल लैंड यूज। एंड पोल्यूशन आर डैमेजिंग फॉरेस्ट। और इसी के साथ साथ जो पोल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं, रिवर्स को डैमेज कर रहे हैं। स्क्रब लैंड्स। स्क्रब लैंड्स एक ऐसे एरिया होते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं पाए जाते, बल्कि यहाँ पर स्मॉल बुशेज, श्रब्स या छोटे छोटे ट्रीज ही पाए जाते हैं। तो वो जो पूरी लैंड एरिया होता है उसको हम स्क्रब लैंड्स कहते हैं। इसी तरह से जो वेटलैंड्स हैं, ये ऐसे जमीन के हिस्से हैं जो या तो पूरा साल या बहुत टाइम तक पानी के अंदर डूबे होते हैं। नाम से ही देख सकते हो, वेटलैंड, वेट मतलब गीली, ऐसी जमीन जो गीली है। गीली कैसी होगी, जब उसमें पानी होगा। फिर ग्रास लैंड यानी घास के जो मैदान हो गए। एंड कोस्टल एरियाज, वो एरियाज जो ओशन या सीज के किनारे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स और इन्वेजिव स्पीशीज का स्प्रेड होना, अनसस्टेनेबल तरीके से लैंड का यूज करना, पोल्यूशन, ये सब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट, रिवर, स्क्रब लैंड्स, वेटलैंड्स, ग्रास लैंड्स और जो कोस्टल एरिया है उसको डैमेज कर रहे हैं। अब किस तरीके से हम फॉरेस्ट, रिवर्स और वेटलैंड को डैमेज होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। थिंक अबाउट व्हाट एक्शन यू एंड योर कम्युनिटी कैन टेक टू प्रोटेक्ट दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब सोचो इस बारे में कि क्या हम कर सकते हैं या हमारी जो कम्युनिटी है वो कर सकती है इन प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो, जो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसी का उल्टा कर दो। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो पहले डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, फॉरेस्ट को और ग्रो कराया जाए, रिसोर्सेज का ओवर यूज ना किया जाए, इन्वेजिव स्पीशीज को किसी दूसरे हैबिटेट के अंदर ना लाया जाए, जो जिस हैबिटेट में उसको वहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो नेचर के अंदर बैलेंस बनाए हुए हैं। अब एक जगह से उठा के दूसरी जगह किसी स्पीशीज को भेजोगे तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। लैंड का सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, तो ये सारी चीज़ें करके हम इन जगहों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अवर साइंटिफिक हेरिटेज। प्रोटेक्टेड एरियाज आर पार्ट्स ऑफ लैंड और वाटर सेट असाइड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। अब प्रोटेक्टेड एरिया, लैंड और वाटर के वो हिस्से होते हैं, वो पार्ट होते हैं जिनको अलग कर दिया जाता है, यानी एक मार्किंग कर दी जाती है कि भैया ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है और यहाँ का जो हैबिटेट है इसको प्रोटेक्ट करना है। यानी कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं कि भैया ये जो एरिया देख रहे हो ना, इसको प्रोटेक्शन मिली है, यहाँ पर आप ये काम नहीं कर सकते। इंडिया हैज़ मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज। इंडिया में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसा कि नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड कम्युनिटी कंजर्व एरियाज। तो देखो, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं, ऐसे एरिया जिनको कोई प्रोटेक्शन मिली होती है, यानी कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं जिससे कि उस एरिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का जो हैबिटेट है, उसको नुकसान ना पहुँचे। अभी जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया। अब नेशनल पार्क्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता है। जैसे अब वहाँ जाके ट्रीज को कट नहीं कर सकते, प्लांट नहीं तोड़ सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अगर आप उसके आसपास रहते हो और आपके पास कैटल्स वगैरह है तो वहाँ जाके आप चरा नहीं सकते। फिर अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लें तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर फोकस किस पे होता है, वाइल्ड लाइफ पे होता है। कि जैसे मान लो किसी एरिया के अंदर कोई स्पीशीज़ है, जैसे कोई टाइगर है, वो वहाँ पर कम हो रहा है, तो भैया इस टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो एरिया को प्रोटेक्शन दे दी कि भैया इस एरिया के अंदर टाइगर्स रहते हैं, तो यहाँ पर आप हंटिंग नहीं कर सकते और बहुत सारे काम नहीं कर सकते ताकि इस टाइगर को बचाया जा सके। अब जैसा कि आप जानते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसके हैबिटेट में काफ़ी गहरा रिश्ता होता है। अगर हैबिटेट डिस्टर्ब होगा
तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो स्पीशीज है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उस टाइगर के साथ साथ टाइगर के आसपास का जो हैबिटेट है उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कि इस एरिया के अंदर ये वाली जो वाइल्ड लाइफ है, या एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, जो खतरे में है उनको बचाना है, तो ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बना दो जिससे कि ये बच सके। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये बड़ा एरिया होता है, नेशनल पार्क से भी बड़ा एरिया होता है, और इसके अंदर पूरा नाम ही जैसे लिखा है बायोस्फीयर, मतलब बायोटिक, एबायोटिक और उनका इंटरेक्शन सबको बचाया जाता है। ऐसा नहीं कुछ स्पेशल इन्हीं को बचाना है। उस एरिया के अंदर जो भी प्लांट्स, ट्रीज, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबको प्रोटेक्ट करना है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है। इसी तरह से एक होता है कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज। अब जो नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इनको तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहाँ पर रूल बनाना और इनकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पर वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो कंजर्व करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता वो, तो वो कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया होते हैं। These places help protect entire habitat including endangered animals, birds and many rare plants। तो ये जो प्लेसेस हैं वो पूरे हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इन हैबिटेट के अंदर जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इस बात का खतरा है कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे या उस जगह से ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे कोई एनिमल है, बर्ड है, या कोई रेयर प्लांट है जो कि बहुत कम रह गया है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। फेमस एग्जाम्पल इंक्लूड, अब कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है, मानस नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, हेमिस नेशनल पार्क जो कि लेह के अंदर है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर के अंदर है, पिरोतन आइलैंड मैरीन नेशनल पार्क जो कि गुजरात के अंदर है। प्रोटेक्टेड एरियाज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया, ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए नेचर को हम सेव कर सकें। ऐसा नहीं कि हम ही बर्बाद करके सब चले जाएं, आगे आने वाली जनरेशन कहे कि भैया ये क्या कर दिए। 12.9.1 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। अब नाम से ही आप समझ रहे होगे कि ऐसा इकोसिस्टम जो इंसानों ने बनाया हो। ह्यूमंस हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। तो इंसानों ने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया, जैसे कि फिश पॉन्ड्स हो गया, भाई पॉन्ड वगैरह इंसान बनाते हैं, फार्म्स हो गया, खेत भी कौन बनाता है, इंसान ही बनाता है, पार्क्स हो गया, ताकि अपनी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। अगर अच्छे से डिज़ाइन किया गया हो तो ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ये हेल्प करते हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। जैसे पार्क है, पार्क के अंदर प्लांट होंगे, ट्रीज़ होंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से पोल्यूशन हो रहा है, तो ये प्लांट और ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो इससे पोल्यूशन कम होगा। बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं, भाई पार्क बनाओगे, फिश बनाओगे तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, तो वो जो पूरी बायोडाइवर्सिटी उसको सपोर्ट मिलेगा। एंड प्रोवाइड रिक्रिएशनल स्पेस फॉर पीपल। इसी के साथ साथ आप देखते हो पार्क में बच्चे खेलते हैं, लोग टहलते घूमते हैं, तो एक रिक्रिएशनल यानी इंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी एक जगह मिल जाती है। अनलाइक नेचुरल इकोसिस्टम्स, दीज नीड ह्यूमन केयर एंड मैनेजमेंट। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको तो इंसान की ज़रूरत नहीं है, उसका पूरा अपना सिस्टम है, उसी हिसाब से वो वर्क कर रही है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि हमने बनाया इसीलिए इंसानों की केयर और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब पार्क की अगर देखभाल ना हो तो पार्क बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो केयर करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। कैन यू नेम एनी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन योर एरिया? तो क्या आप नाम बता सकते हो किसी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का जो कि आपके एरिया में हो? 12.9.2 हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व अवर फार्म्स। अब किस तरह से एक हेल्दी इकोसिस्टम हमारे फार्म्स को, हमारे खेत को सर्व करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फार्मिंग अ मेजर लाइवलीहुड इन इंडिया कैन बिकम अनसस्टेनेबल इफ नॉट मैनेज्ड वेल बाय अप्लाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, ये एक बड़ा लाइवलीहुड है इंडिया के अंदर, यानी बहुत से परिवार फार्मिंग पे डिपेंड है। अपने देश के अंदर लाखों या करोड़ों फार्मर्स होंगे, उनका जो घर चल रहा है वो फार्मिंग की वजह से चल रहा है। खेती करते हैं और जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसको बेच के काम चलाते हैं। लेकिन ये जो फार्मिंग है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगी। अनसस्टेनेबल मतलब कोई चीज़ जैसे हो रही है तो जिस तरह से अभी हो रही है उसी तरह से, उसी रेट से आगे चल के अगर ना हो पाए तो हम कहेंगे ये चीज़ अनसस्टेनेबल है, लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। तो जैसे अभी हम आसानी से फार्मिंग कर ले रहे हैं, आगे चल के ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जो फार्मिंग है वो कम होने लगेगी, खेती कम होने लगेगी। अगर इसी तरह से हम खेती करते रहे तो, और अच्छे से हमने मैनेज नहीं किया, और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस है, यानी ऐसी तरह से खेती करना कि जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचे बल्कि बेनिफिट ही हो जाए, तो अगर इस तरह से हमने खेती नहीं की तो आगे आने वाले दिनों में खेती करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इंसान फार्मिंग को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हज़ारों सालों से फूड को ग्रो करने के लिए। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है
हमारी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो भी इंक्रीज हो रही है। भाई लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जो है क्रॉप चाहिए होगा। ज़्यादा क्रॉप कब होगा? जब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, खेती ज़्यादा की जाएगी। बिटवीन 1950 एंड 1965 इंडिया फेस्ड अ फूड क्राइसिस ड्यू टू लो क्रॉप प्रोडक्शन। अब 1950 से 1965 ये जो 15 साल थे, इसमें इंडिया में फूड क्राइसिस आया था, यानी खाने की कमी हो गई थी। फूड नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया था। एक तो सूखा वगैरह पड़ा था, फिर पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और खेती उस हिसाब से हो नहीं पा रही थी, तो ये प्रॉब्लम हुई। इन द मिड 20th सेंचुरी द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, मशीन, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हेल्प्ड इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो 15 साल तो बड़ी प्रॉब्लम थी, फूड की कमी हो गई थी, क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। लेकिन मिड 20th सेंचुरी के अंदर जब ट्रैक्टर्स आई, मशीन्स आई, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आए। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? जैसे देखो, प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत है। वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। अब सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा तो उस प्लांट से जो फूड आइटम मिलने वाला है वो भी कम होगा या पुअर क्वालिटी का होगा। लेकिन क्या हो कि अगर बाहर से वो जो न्यूट्रिएंट है वो आप डाल दो तो प्लांट उसको ले लेगा और अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर का काम यही होता है, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है वो बाहर से हम लैब में, फैक्ट्री के अंदर बना के ऐसे केमिकल जो हम डालते हैं, तो वो जो केमिकल्स है उसको हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब जो पेस्टिसाइड्स, इसके बारे में आपने पढ़ाई कि ये क्या करते हैं? पेस्ट को किल करते हैं। ऐसे इंसेक्ट जो खेत को नुकसान पहुंचाते हैं उसको ही किल करते हैं। तो अगर पेस्टिसाइड आप खेत में डाल दोगे तो वो पेस्ट जो आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाले थे या नुकसान पहुंचा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपका क्रॉप बच जाएगा। तो इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि ट्रैक्टर ने खेती करना आसान बना दिया था, मशीन का आपने यूज़ किया, जैसे ट्यूबवेल हो गया। अब आपको नहर पे या बारिश पे इतना डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। ट्यूबवेल लगाया और पानी अंडरग्राउंड से निकाल लिया और उससे इरिगेशन हो रहा है। फर्टिलाइजर डाल दिया जिससे कि जो क्रॉप है अच्छे से ग्रो हो सके। पेस्टिसाइड डाल दिया ताकि जो पेस्ट है वो क्रॉप को खराब ना कर सके। तो इसकी वजह से जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। दिस पीरियड इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस पीरियड को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी जिस टाइम ये सारी मशीन, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह आ रहे थे और एग्रीकल्चर में यूज हो रहे थे, वो जो पूरा ड्यूरेशन था उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। However, these farming methods are now considered unsustainable because of the overuse of synthetic chemicals, excessive groundwater extraction, and growing only one type of crop for commercial gain. लेकिन ये जो फार्मिंग मेथड है उसको अब अनसस्टेनेबल कंसीडर किया जाता है। यानी जिस तरह से अभी आप फार्मिंग कर रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आगे चल के आप खेती करने लायक ही नहीं रहोगे। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब फार्मर को ये बात समझ में आई कि हम फर्टिलाइजर्स को डाल के क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और पेस्टिसाइड्स को डाल के अपने क्रॉप को बचा सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, यानी जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, इनके फ़ायदे तो हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन इससे इन्वायरमेंट को नुकसान भी होता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। अब जो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, यानी ट्यूबवेल आपने लगा दिया और कहा चलो ग्राउंड वाटर हम ले लेंगे, उसी से इरीगेशन हो जाएगा। लेकिन अंडरग्राउंड के अंदर भी वाटर का एक लेवल है ना, यानी ज़मीन के अंदर जैसे वाटर का लेवल अभी यहाँ तक है, आपने बढ़िया से ट्यूबवेल लगाया और यहाँ से पानी निकाल के अपने खेत के अंदर डाल लिया। लेकिन जब अंडरग्राउंड वाटर को आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा निकालते रहोगे, तो ये ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होने लगेगा, वाटर का लेवल नीचे जाने लगेगा। वाटर का लेवल ऊपर भी आता है, जैसे बारिश होती है तो वो जो पानी है वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, तो उससे वाटर का लेवल ऊपर भी आ जाता है। लेकिन जितना रेन वाटर से वाटर ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर जा रहा है उससे ज़्यादा आप निकाल ले रहे हो, तो ओवरऑल वाटर का जो लेवल है वो नीचे आता जाएगा और एक टाइम आएगा अंडरग्राउंड का वाटर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? आपकी जो मशीन है वो वैसे ही रह गई। ट्यूबवेल का क्या काम होगा जब पानी नहीं नीचे? तो देखो, यही बात कह रहा है कि ये जो फार्मिंग टेक्निक अभी आप अपना रहे हो ना, आपको लग रहा है यार ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, चल रहा है, लेकिन आगे चल के ऐसे नहीं काम चल पाएगा। ग्राउंड वाटर जब खत्म हो जाएगा तब आपकी मशीन क्या होगी? क्या करोगे ट्यूबवेल का? इसी तरह से ये जो केमिकल्स है जब सॉइल को एकदम ही खराब कर देंगे तो फिर क्या करोगे? अभी तो काम चल जा रहा है। इसी तरह से एक ही तरीके के क्रॉप ग्रो करना, ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप फॉर कॉमर्शियल गेन। अब कोई भी किसान खेती क्यों करता है? आमतौर से जो फसल है उसको बेच के पैसा कमाने के लिए। अब आप ये बताओ कि किस चीज़ की आप खेती करोगे जिससे आपको कम प्रॉफिट हो कि जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो? ऑब्वियस सी बात है भाई, जिससे ज़्यादा फायदा होगा वही चीज़ हम ग्रो करेंगे। अब किसी चीज़ की आपने खेती की, उससे बढ़िया पैसा मिल गया, सोचा अगले साल भी इसी की खेती करेंगे, फिर अगले साल भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो, एक ही तरीके के क्रॉप को एक ही तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो वही तरह के न्यूट्रिएंट बार बार सॉइल से आप निकाल ले हो, यूज हो रहा है, तो उस तरह के न्यूट्रिएंट की सॉइल में कमी हो जाएगी। जैसे आपके घर में बहुत ढेर सारे अलग अलग तरीके के खाने हैं, लेकिन आप एक ही तरह का खाना खा रहे हो क्योंकि आपको वही पसंद है,
तो क्या होगा, वो वाले फूड आइटम की कमी हो जाएगी। बाकी फूड आइटम है लेकिन आपको खाना ही नहीं है, तो एक ही तरह का क्रॉप बार बार ग्रो करते रहोगे तो वो जो न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं वही बार बार यूज होता रहेंगे और वो न्यूट्रिएंट कम होने लगेंगे, और उन न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाएगी तो फिर आगे चल के वो क्रॉप ग्रो करने लायक ही नहीं रहेगा। हाउ डू दीज प्रैक्टिसेस हार्म बोथ द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ? अब ये जो प्रैक्टिसेस है इससे इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को कैसे नुकसान होता है, तो इसका आंसर नीचे दिया है, चलिए देखते हैं। Many scientists believe that overusing pesticides and growing the same type of crop repeatedly on the same land leads to soil degradation. बहुत से साइंटिस्ट का मानना यह है कि अगर पेस्टिसाइड्स को बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे, इसी तरह से अगर एक ही तरीके का क्रॉप बार बार ग्रो करोगे उसी लैंड पे, तो उसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, यानी सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने से, अब ज़रा सोचो, आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो पेस्ट को मारने के लिए, उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होगा? वो पेस्टिसाइड जब जाएगा सॉइल के अंदर और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उस प्लांट को जब आप खाओगे तो आपको भी तो नुकसान होगा, उस क्रॉप को भी नुकसान होगा, और उस क्रॉप को जब खाओगे तो आपको भी नुकसान होगा, और वो पेस्टिसाइड जब सॉइल के अंदर जाएगा सॉइल भी खराब होगी। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स कैन हेल्प अस अडॉप्ट बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अगर हम इकोसिस्टम को समझें कि इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, तो इससे हम और भी ज़्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस जो लंबे समय तक चल सके आगे चल के, जिससे प्रॉब्लम ना हो। अभी ये वाला जो सिस्टम है देख रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। एक्टिविटी 12.10 लेट अस सर्वे, चलिए सर्वे करते हैं। अब करीब के किसी फार्म, किसी खेत में जाओ अपने पेरेंट के साथ या टीचर के साथ और इंटरेक्ट करो फार्मर से अपनी कम्युनिटी में, ताकि आप पता लगा सको कि कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस वो अडॉप्ट करते हैं, यानी किस तरह से वो खेती करते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर फार्मर्स टू फाइंड आउट द पेस्टिसाइड्स एंड अदर फार्म इनपुट्स दे यूज। अब फार्मर से पूछने के लिए जो क्वेश्चन आप पूछोगे उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो कि भाई ये चीज़ें हमको पूछनी है। उनसे ये पता करो कि किस तरह का पेस्टिसाइड वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी जो फार्म इनपुट है, खेती के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी यूज़ करते हैं। एंड वेदर दे रीयूज और रिसाइकिल मटेरियल्स टू इम्प्रूव दियर क्रॉप्स, क्या वो चीज़ों को, मटेरियल को रीयूज़ करते हैं, फिर से यूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं ताकि अपने क्रॉप को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपको दिए हैं। जैसे आप जाके पूछो, हाउ हैव योर फार्मिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम? आपकी जो फार्मिंग प्रैक्टिस है, जिस तरह से आप खेती करते हो, समय के साथ कैसे बदली है? क्या पहले जैसे खेती करते थे अभी वैसे खेती करते हो? अगर चेंज आया है तो क्यों आया है? वॉट इफेक्ट डू यू नोटिस व्हेन यू यूज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स? जब आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हो तो क्या इफेक्ट आपने नोटिस किया? हैव यू सीन एनी चेंज इन द सॉइल हेल्थ आफ्टर यूजिंग दीज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स? क्या सॉइल की हेल्थ में कोई चेंज आपको देखने को मिला जब आप ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हो? इंटरैक्ट विद फार्मर्स बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस, तो फार्मर के साथ इंटरैक्ट करो, बातचीत करो इन क्वेश्चन के बेसिस पे, यानी ये सारी चीजें जाके पूछो। बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स प्रिपेयर अ रिपोर्ट, अब जो चीज पता चले उसकी बेसिस पे एक रिपोर्ट आप प्रिपेयर करो। वॉट इन्फ्रेंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर इंटरैक्शन विद फार्मर्स, तो क्या नतीजे पे आप पहुंचे फार्मर से इंटरैक्ट करने के बाद, तो आपको क्या पता चलेगा उसके बारे में अब आपको नीचे दिया हुआ है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड हेल्प कंट्रीज लाइक इंडिया बिकम फूड सिक्योर। अब जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड है, उन्होंने एक वाइटल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए और इंडिया जैसे कंट्री को हेल्प करने के लिए, ताकि हम अपने फूड को सिक्योर कर सकें, ऐसा ना हो खाने की कमी हो जाए, खाने को बचा सकें। हाउएवर दियर लॉन्ग टर्म यूज कैन अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सॉइल हेल्थ, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का हम यूज कर रहे हैं, इसके लंबे समय तक यूज करने की वजह से इन्वायरमेंट को और सॉइल की हेल्थ को नुकसान भी होता है। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी बाय डिक्रीजिंग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल एंड लोअरिंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ह्यूमस विच हेल्प्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स। बहुत ज़्यादा जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज़ किया जा रहा है, उससे ये हो रहा है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। अब आप कहोगे फर्टिलाइजर से तो न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल रहे हैं, प्लांट उनको यूज़ कर रहा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो फर्टिलिटी कैसे कम हो रही है? देखो, होता ये है ना कि जो सॉइल है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और आप जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है। कोई प्लांट एनिमल डेड कर गया तो उसकी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपल बनाते हैं, सॉइल में डाल देते हैं। अब ये जो केमिकल है उन फ्रेंडली, यानी हमारे काम आ रहे हैं ना, कि सॉइल के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं। इससे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो ह्यूमस है वो सॉइल के पार्टिकल को बाइंड करता है, आपस में जोड़े रहता है, तो सॉइल के अंदर ह्यूमस की कमी हो जाएगी। अब क्योंकि ह्यूमस जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करता है, ये तो है, साथ ही में
ये एज अ न्यूट्रिएंट भी वर्क करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अगर ह्यूमस की कमी होगी तो नेचुरल वे में जो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलने थे उनकी कमी हो जाएगी। विदाउट इनफ ह्यूमस सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन। अगर ठीक ठाक अमाउंट में ह्यूमस नहीं होगा तो सॉइल में इरोजन होने लगेगा, क्योंकि सॉइल की जो पार्टिकल है वो आपस में एक साथ जुड़े नहीं हैं, तो पानी के साथ साथ ये भी बह जाएंगे। ऑल्सो इट रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स विच अल्टीमेटली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट। इसी के साथ साथ ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, ये नेचुरल प्रेडेटर्स मतलब जो पेस्ट का शिकार करते हैं उनके पॉपुलेशन को भी कम कर देते हैं। अब पेस्टिसाइड आप क्यों डाल रहे हो? ताकि पेस्ट को किल कर सको, लेकिन पेस्ट को मारने वाले जो प्रेडेटर हैं वो भी मर जा रहे हैं साथ में। तो जो नेचुरल वे में पेस्टिसाइड को किल करने का सिस्टम बना हुआ था कि उनके भी शिकारी हैं, वो शिकार कर लेंगे, वो भी बेचारे मर जा रहे हैं। वो तो आपके काम आ रहे थे, तो अब आपको और पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल वे में जो पेस्ट पहले मर जा रहे थे, जिनका शिकार हो जा रहा था, अब वो भी अवेलेबल है, वो भी खेत को नुकसान पहुंचाने आ जाएंगे। तो यहाँ फिगर आपको 12.18 दी है। नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय प्रेडेटर्स, बीटल फीडिंग ऑन पेस्ट। तो यहाँ एक बीटल की इमेज बनी है जो कि पेस्ट को फीड कर रहा है। अब आपने पेस्टिसाइड डाल दिया, पेस्ट तो मरा ही, बेचारा बीटल भी मर गया। हैवी इरिगेशन एंड रिपीटेड प्लॉइंग कैन ऑल्सो डिस्टर्ब सॉइल ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड स्नेल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब बहुत ज़्यादा आपने इरिगेशन कर दिया, खेत में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, तो होगा क्या? देखो सॉइल के अंदर और भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल हो गया। ये अर्थवॉर्म बड़े काम के होते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, जैसे ये सॉइल है, अर्थवॉर्म इसी सॉइल के अंदर रहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, इसी के अंदर घर बना लेते हैं। तो जिस रास्ते से ये पूरा होके जाते हैं वहाँ पर एक टनल टाइप का बन जाता है, एक सुरंग टाइप की बन जाती है। उससे ये होता है कि जो एयर है, वाटर है, वो अच्छे से सॉइल के अंदर जा पाता है और रूट्स तक पहुँच पाता है। आपने हैवी इरीगेशन कर दिया, ढेर सारा पानी भर दिया, तो बेचारे जो अंदर रहते हैं अर्थवॉर्म, स्नेल वगैरह, उनकी जगह पे भी पानी भर गया, वो लोग जान बचाने के लिए बाहर भाग आएंगे। हो सकता है पानी की वजह से वो मर भी जाएं, तो ये प्रॉब्लम होती है। सम पेस्ट में डेवलप रेसिस्टेंस टू पेस्टिसाइड मेकिंग देम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेस्टिसाइड के लिए रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मान लो किसी जगह पर 100 पेस्ट हैं, आपने पेस्टिसाइड डाला, 95 पेस्ट मर गए, 5 पेस्ट बच गए, तो उनके बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, यानी उन्होंने फाइट कर लिया, उस पेस्टिसाइड से अपने आप को बचा लिया, उनकी जान बच गई। अब इनके जब बच्चे होंगे, इनसे जब पॉपुलेशन और ग्रो होगी, तो उनके अंदर एक पहले से पावर आ चुकी है। जैसे हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट देखा था ना, वैसे यहाँ पर भी होता है, उनके बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया। अब दोबारा जब पेस्टिसाइड डालोगे तो कहेंगे आदत हो गई है, अब तो हमारे लिए शरबत जैसा है, तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पेस्टिसाइड पहले डाल के इनको किल कर दे रहे थे, अब उससे ये मर नहीं रहे। हो सकता है दूसरा पेस्टिसाइड डालना पड़े या उसी की डोज और बढ़ानी पड़े। ज़्यादा पेस्टिसाइड डालोगे तो फिर सॉइल को नुकसान होगा, प्लांट को नुकसान होगा, खाओगे तो हेल्थ को नुकसान होगा। ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली नोन एज मोनोकल्चर कैन रिड्यूस क्रॉप डाइवर्सिटी एंड अफेक्ट पॉलिनेटर्स विच आर क्रूशियल फॉर फूड प्रोडक्शन। अब एक ही तरीके के क्रॉप को बार बार ग्रो करना, इसको हम कहते हैं मोनोकल्चर। मोनो मतलब सिंगल, एक ही तरीके क्रॉप बार बार ग्रो कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, क्रॉप की जो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। डाइवर्सिटी मतलब अनेकताएं, अलग अलग तरीके का क्रॉप ग्रो करोगे तो डाइवर्सिटी रहेगी, सेम तरीके का क्रॉप ग्रो करोगे तो डाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक ही तरह का क्रॉप ग्रो करने से पॉलिनेटर्स भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो पॉलिनेटर्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, कुछ तरीके की बर्ड हो गई, वो डिफरेंट टाइप के फ्लावर पे डिपेंड रहती है, मतलब डिफरेंट टाइप के फ्लावर से वो नेक्टर लेती है। अब एक ही तरीके का आप क्रॉप ग्रो करोगे तो फिर हो सकता है वहां पर आए ना, वो वैरायटी वाली जगह पर जाए। और पॉलिनेशन से जो है फूड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि फ्लावर फ्रूट में कब बदलेगा, जब पॉलिनेशन होगा उसका। टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल सम फार्मर्स आर एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स। अब फार्मिंग और सस्टेनेबल हो सके, यानी फार्मिंग लंबे समय तक हम कर सकें, इसके लिए कुछ फार्मर्स ने ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीका जो फार्मिंग का है उसको एक्सप्लोर किया है। दीज एम टू रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उसका यूज कम से कम होता है, ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग को सपोर्ट किया जा सके विद मिनिमल इंटरफेरेंस इन नेचुरल इकोसिस्टम। अब जब फर्टिलाइजर का आप कम यूज करोगे तो इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस भी कम होगा, यानी इकोसिस्टम में जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो भी कम होगी। Based on your learning, what practice do you think can help farmers protect the soil, the environment and the food security for the future? अब जो चीज़ें आपने लर्न की उसकी बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि किस तरीके की प्रैक्टिस फार्मर को करनी चाहिए सॉइल को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और साथ ही में फूड सिक्योरिटी भी हो, क्योंकि अगर एकदम से आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डालोगे फूड की कमी हो जाएगी। तो देखो, फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करना, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे मैन्योर खाद वगैरह उसका यूज़ कर लेना, पेस्टिसाइड ना डाल के या कम डाल के
कोशिश इस बात की करना कि जो पेस्ट को खाने वाले हैं, जो उनके प्रेडेटर, उनके शिकारी, उनकी पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो सके, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, अब जो एंशियंट टेक्स्ट है जिसका नाम वृक्ष आयुर्वेदा है, वो सॉइल की हेल्थ और नरिशमेंट पे जोर देता है। अब ये टेक्स्ट इस बात पे जोर देता है कि सॉइल की कॉन्टिन्यूअस नरिशमेंट के लिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें, जिसको कुनापा जला कहा जाता है। अब ये क्या है? ये एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर है जो कि एनिमल और प्लांट वेस्ट से बना होता है बाय प्रोसेसिंग ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाया जाता है दैट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। और इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। यानी फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम ब्रेक डाउन कराते हैं। ये कई टाइप का होता है। अभी सिंपल सा आपको ये समझना है कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को यूज करके हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं। एंड अदर कंपोस्टेड मटेरियल्स, इसी के साथ साथ और भी जो कंपोस्टेड मटेरियल है, कंपोस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा होगा, जैसे कि प्लांट वगैरह के जो वेस्ट होता है, छिलका वगैरह, उसको ज़मीन में डाल देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करके सॉइल के साथ मिला देते हैं। तो इस तरह की टेक्निक यूज़ की जा सकती है। अब चलिए स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जो प्रोवाइड करती है राइट कंडीशन ऑर्गेनिज्म के लिए ताकि वो वहाँ रह सके और ग्रो कर सके। हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। अब जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में किसी भी एरिया में, वो इकोसिस्टम बनाता है। अब इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो सकता है, यानी लैंड वाला हो सकता है, जैसा कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट हो गया। एक्वेटिक हो सकता है जैसे पॉन्ड, लेक, सी, ओशंस। ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं एज प्रोड्यूसर्स, जैसा कि प्लांट्स हो गए। कंज्यूमर्स, जो कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स होते हैं। और फिर आते हैं डिकम्पोजर्स, जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वहीं जो कंज्यूमर है वो प्लांट को ईट करते हैं या एनिमल को ईट करते हैं। डिकम्पोजर ब्रेक करते हैं डेड मैटर को और रिसाइकिल कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को। फूड चेन जो है वो डिपिक्ट करती है, वो बताती है कि इकोसिस्टम में कौन किसको खाएगा। और जो फूड वेब है वो शो करता है कि ये चेन किस तरह से आपस में कनेक्ट है। चेन को आपस में कनेक्ट करके पूरा जाल टाइप का बन जाता है। अब वो पोजीशन जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है फूड चेन के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। कुछ ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसा कि म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों को फायदा होता है। कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। फिर होता है पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। अब वो बेनिफिट जो कि इकोसिस्टम ऑफर करता है वो इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन सर्वाइवल और वेलबींग के लिए, क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो क्लीन एयर, वाटर, फूड, मेडिसिन और क्लाइमेट रेगुलेशन को प्रोवाइड करता है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसा कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये इकोसिस्टम को थ्रेटन कर रहे हैं, खतरे में ला रहे हैं। कोशिश करके इनको प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि कंजर्वेशन हो गया, जैसे नेशनल पार्क बना दिया, सेंचुरीज बना दिया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ की ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मैसेज आ जाए। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मैं अपडेट शेयर करते रहता हूँ। ओके, थैंक यू।